फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब प्राचीन काल में कागज़ नहीं था तो लोग अपने लेखों को लिखने के लिए ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभलेख व शिलालेख आदि का प्रयोग करते थे। आखिर वो किस चीज़ से बनी होती थी, किस मटेरियल से बनी होती थी, उनकी धातु क्या होती थी, वो किस प्रकार प्रयोग में लाए जाते थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन काल में लेख लिखने के स्रोत क्या थे, आखिर लेख लिखे किस पे जाते थे। ठीक है, तो पहले प्राचीन काल में मनुष्य अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्र पत्रों पर लिखता था। यानी कि उस वक्त कागज नहीं हुआ करते थे तो वो अपने लेख इसी पे लिखा करते थे। यानी साहित्यिक ग्रंथ हो जाए, धार्मिक ग्रंथ हो जाए, सब इन्हीं पत्रों पे लिखे जाते थे। और कभी कभी लेख बड़ी बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थर की दीवारों पर भी लिखा जाता था। यानी कि ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र और स्तंभ पत्थरों की दीवारों और शिलाओं आदि पे लिखे जाते थे। तो यह उस वक्त लेख लिखने के यही सबसे बड़े स्रोत थे। अभी हम देखेंगे कि ये आखिर किस चीज़ों के बने होते थे, आखिर ये किस चीज़ के होते थे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ताड़पत्र कि ताड़पत्र किसे कहते हैं, ताड़पत्र किस चीज से बने होते थे। तो ताड़पत्र को प्लम लीफ बोलते हैं और ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते होते थे। यानी कि ये ताड़ का एक पेड़ होता था, उसके चौड़े पत्ते होते थे, ताड़पत्र। अब हम नेक्स्ट देखेंगे भोजपत्र। भोजपत्र यानी बैंक्वेट, इसे इंग्लिश में बैंक्वेट बोलते हैं। और ये भुर्ज नामक पेड़ के छाल होते हैं, पेड़ के छाल होते थे, इनके ऊपर लिखे जाते हैं। मैंने तो आज तक कभी भुर्ज नामक पेड़ सुना नहीं। ये होते क्या है, आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा ताम्रपत्र, यानी कि कॉपर शीट। यानी आप सबको पता होगा कॉपर शीट यानी कि तांबे के पतले और चपटे टुकड़े। ये अधिकतर शाही राजघरानों में इनका प्रयोग किया जाता था। किसी पत्र को लिखने के लिए, किसी आदेश को जारी करने के लिए अक्सर शाही चीज़ों में ये अधिक यूज किया जाता था। तांबे के पतले और चपटे टुकड़े, ताम्रपत्र। ठीक है, नेक्स्ट है स्तंभलेख। स्तंभलेख यानी कि कॉलम टेक्स्ट। पत्थर के खंभों पर लिखे लेख पत्र होते थे। यानी कि जो पत्थर के खंभों पर लिखे होते हैं, लाइक हमारा सत्यमेव जयते जो कि पत्थर के स्तंभ पर लिखा गया था, उसी प्रकार पत्थर के स्तंभों पर लेख पत्र लिखे जाते थे। नेक्स्ट है शिलालेख, यानी कि इंस्क्रिप्शंस। पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख, यानी कि वो तो स्तंभ पे लिखा गया था, कोई किसी प्रकार का गोल स्तंभ होगा उस पे लिखा गया था। और ये शिलालेख है, यानी कि पत्थर की चट्टानों पर किसी बड़े से पत्थर पे बहुत बड़ी बड़ी लेखें लिखी जाती थी, कोई संदेश छोड़ा जाता था। शिलालेख, उसे शिलालेख कहते हैं, जो कि पत्थर की चट्टानों पे होते थे। और नेक्स्ट है अभिलेख। अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड, जो कि अंकित किया गया अभिलेख। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते थे। यानी पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए, जिनको आप मिटा नहीं सकते, आप बिगाड़ नहीं सकते, ये कठोर सतह पे बनाए गए होते, इसे अभिलेख कहते थे। नेक्स्ट है स्तूप। स्तूप को स्तूपा बोलते हैं और स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। यानी कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला भी बोलते हैं इसे। तो स्तूप किसे कहते हैं, प्राय सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध। स्तूप का निर्माण कब से शुरू किया गया, बुद्ध के यहाँ से, महात्मा बुद्ध के टाइम से शायद शुरू किया गया। ठीक है, बुद्ध या उनके अनुयायियों, यानी कि महात्मा बुद्ध के बाद जो उनके अनुयायी हुए, उनके शरीर के अवशेष, महात्मा बुद्ध उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। ठीक है, रखे रहते हैं, अभी भी रखे रहते हैं। सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष, दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री, पत्थर या सिक्के रखे रहते हैं। ठीक है, उसे ही स्तूप कहते हैं। आगे है पुरास्थल। पुरास्थल यानी साइट, वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं, उसे ही पुरास्थल कहते हैं। यानी कि पुराना स्थल, यहाँ पुरानी चीजें पाई जाती हैं, खुदाई से औजार और बर्तन निकाले जाते हैं।
अब हम देखेंगे कि पुरा स्थल होते कहाँ है। अक्सर प्राय आप देखेंगे कि पुरा स्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील, समुद्र के किनारे ही पाए जाते हैं। यानी कि यहीं पे सभ्यताओं का विकास होता है नदियों के कारण, क्योंकि नदियों के कारण जीवन यापन सुगम हो जाता है। आप कृषि कर सकते हैं, अपने रोज की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए प्राय अधिकतर सभ्यताएं नदियों के किनारे बसी हैं। जैसे कि सिंधु नदी के किनारे भी एक सभ्यता बसी थी, मोहनजोदड़ो। और उसके बाद नील नदी, मिस्र की सभ्यता वहीं सबसे बड़ी सभ्यता है। यानी कि नदियों के कारण ही सभ्यताएं विकसित हुई। तो इस प्रकार पूरा स्थल भी अधिकतर नदी, तालाब, झील, समुद्र आदि के किनारे ही अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।